हाँ जी बच्चों, आगे पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। देखो ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं बेटे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। आप लोगों को 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है बेटे। पहली पढ़नी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना ये। दूसरी आती है यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तीसरी आती है बेटे यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से देखो भाई, तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लो भाई बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ना आप लोगों को 2 तरीके की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। एक तो पढ़नी है आप लोगों को SN1 और एक आप लोगों को पढ़नी है SN2। अब SN1 क्या होता है? SN1 होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर, 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिमोलिक्यूलर। सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। और उसके बाद क्या बेटे? रिएक्शन। और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बाईमोलिक्यूलर। ये हो जाएगी बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी। ये बाईमोलिक्यूलर है। बाईमोलिक्यूलर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होंगे, तो बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटे पहले मैं SN2 पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग SN1। तो SN2 पढ़ते हैं पहले। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे SN1। SN1 उसके बाद पढ़ेंगे। देखो लो भाई बच्चों, शुरू कर रहे हैं हम लोग SN2 से, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखो क्या होगा। बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है, इट इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप। इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर, और सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। देखो देखो देखो, बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या होगा। मान लो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटे। मैंने कोई बेस ले लिया, तो बेस क्या देगा? OH- देगा। उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं मिथाइल क्लोराइड के साथ। मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड। किसकी पढ़ रहे हो? केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की। तो ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाई है। बेस क्या देगा? OH- देगा। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? देखो, SN2 मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन जा रही है तो वो कैसे होगी? SN2 से अगर जा रही है बेटे, तो ये कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन इस तरीके से रहेंगे, ठीक है जी। और सामने से क्या आएगा बेटे? OH- आएगा। OH- आएगा, इस पे डेल माइनस रहेगा, इस पे रहेगा डेल प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लोरीन पे डेल माइनस और कार्बन पे डेल प्लस। और ये यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा इस कार्बन पे। OH- आएगा, बैक साइड अटैक करेगा। अगर ये बैक साइड अटैक करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटे? Cl- निकलेगा। यहाँ से निकलेगा Cl-, ठीक है। अब होगा क्या, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये सिचुएशन कुछ ऐसे थी। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ।
ये सिचुएशन कुछ इस तरीके की है, मान लो ये टेट्राहेड्रल कार्बन है बेटे, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये कार्बन है, ये यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और फोर्थ बॉन्ड यहाँ इसका ये Cl इधर Cl के साथ इस साइड बना हुआ है। OH माइनस आएगा यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा तो जो तीनों हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में चले जाएंगे, कुछ इस तरीके से तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में चले जाएंगे। OH यहाँ से आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब OH यहाँ से आएगा बैक साइड अटैक करेगा, जिस टाइम OH यहाँ से जुड़ रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, उसी टाइम पे Cl के साथ इसका बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। यही जो स्टेप होगा इसी को बोला जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये इस रिएक्शन का RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और RDS में होगा क्या कि जो ये तीन हाइड्रोजन थे जो पहले ऐसे थे, अब वो तीन हाइड्रोजन एक प्लेन में चले जाएंगे कुछ इस तरीके से बेटे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। और बैक साइड से क्या जुड़ रहा होगा? बैक साइड से जुड़ रहा होगा OH और यहाँ से टूट रहा होगा Cl। इसको बोला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनेगी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये एक प्लेन में, यहाँ से OH का बॉन्ड बन रहा होगा और यहाँ से Cl के साथ बॉन्ड टूट रहा होगा। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अल्टीमेटली क्या होगा? फिर ये ट्रांजिशन स्टेट फिर डिकम्पोज हो जाएगी, टूट जाएगी, यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा और OH का बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा। और जो तीन हाइड्रोजन इस तरीके से थे वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ हो जाएगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, OH। तो देखो एल्काइल हैलाइड से मैंने क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना दिया। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ बेटे, जिसको बात समझ नहीं आई है। देखो जरा, हुआ क्या है? हुआ ये था कि मैंने टेट्राहेड्रल कार्बन लिया था। वी आर टेकिंग अ टेट्राहेड्रल कार्बन एंड टेट्राहेड्रल कार्बन विल बी टेकन लाइक दिस कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ऊपर Cl है, ऊपर Cl का बॉन्ड बना हुआ। मैंने इसको ऐसे ले लिया यूं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 इधर क्या लगा हुआ है? इधर Cl लगा हुआ है, इधर Cl लगा हुआ। आप सोचो, अभी मेरे पास एक पेन और नहीं है, मैं दिखा देता अदरवाइज आपको। ठीक है, चलो आप एज्यूम करके चलो यहाँ Cl लगा हुआ है, तो यहाँ से OH माइनस बैक साइड आके अटैक करेगा। OH माइनस जब यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में चले जाएंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक प्लेन में होंगे। तो OH यहाँ से आके बॉन्ड बना रहा होगा और Cl का बॉन्ड यहाँ से टूट रहा होगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उस टाइम पे। और इस ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद क्या होगा कि जब ये OH का बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा ना, तो Cl का बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा। और जब Cl का बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा तो ये तीन बॉन्ड ऐसे चले जाएंगे, यूं चले जाएंगे, यूं उल्टे चले जाएंगे। समझ रहे हो? देखो ऐसे चले जाएंगे, तीनों बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे उल्टी डायरेक्शन में। OH यहाँ से आके जुड़ जाएगा, OH यहाँ से आके जुड़ेगा और तीनों हाइड्रोजन उल्टी डायरेक्शन में हो जाएंगे। तीन हाइड्रोजन पहले यूं थे, वो तीन हाइड्रोजन यूं हो जाएंगे। इसको बोला जाएगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और वाल्डन इन्वर्जन बोला जाता है इसको, वाल्डन इन्वर्जन। अच्छा, ये कंप्लीट है, किस स्टेप में हो रही है? कहीं इसको सोचोगे सर ये 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनते ही टूट जाएगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। बेटे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप, रिएक्शन का स्लो स्टेप, जो कि रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल आया और एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, Cl माइनस को बाहर निकाल दिया। बाहर कौन निकल गया? Cl माइनस। OH माइनस ने Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो बाईमोलिक्यूलर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। समझ रहे हो? और सब्स्टिट्यूशन तो ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाएगा इसको। ठीक है, और ये इस तरीके से होगा, सब आपके सामने मैंने बना दिया है। अब मैं लिख सकता हूँ इसके पॉइंट कि इट इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मेन पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। और क्या लिखोगे? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड,
will attack from backside of the molecule and Walden inversion takes place. And Walden inversion will takes place. Walden inversion will takes place. Walden inversion हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और लिख सकते हो कि as two molecules are involved in rate determining step, यहाँ लिख लेना कि two molecules are involved in rate determining step, so it is called bimolecular reaction. Two molecules are involved in rate determining step, so it is called bimolecular nucleophilic, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये था SN2 के बारे में। SN2 के बारे में बेटे अब मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को SN1। आई थिंक SN2 सभी को क्लियर हो गया होगा। अब SN1 पढ़ते हैं। तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब मैं पढ़ाता हूँ SN1। SN1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ध्यान से समझा जाए तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहां बनती है ट्रांजिशन स्टेट और SN1 में बनता है बेटे कार्बोकैटायन। SN1 में बनता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा SN1 में। देखो 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 बताता हूं क्या है। अब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को SN1। SN1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर। और मैं पहली बात लिख देता हूं कि ये यूनिमोलिक्यूलर तो है, ये यूनिमोलिक्यूलर तो है, लेकिन बेटे यूनिमोलिक्यूलर तो है लेकिन ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। बाईमोलिक्यूलर एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और यूनिमोलिक्यूलर 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो मैं लिख देता हूं इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैंने वही बेस ले लिया बेटे, और बेस क्या देगा OH माइनस, और उसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ ये है बेटे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम रहेगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को ऊपर से, यहाँ से टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोला जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ये ना 2 स्टेप में होती है कंप्लीट। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा पहले स्टेप में। तो कार्बोकैटायन बनेगा बेटे। कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, देखो कार्बन CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लूंगा, और ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड डिसोसिएट होगा किस में, कार्बोकैटायन में। लो ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, तो ये Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो Cl माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ जाएगा CH3 और इस कार्बन पे प्लस चार्ज और Cl माइनस। अब ये कार्बोकैटायन में क्यों टूटा बेटे, आप लोग जानते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो बहुत आराम से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है। तो ये टूट जाएगा पहले किसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, और साथ में क्या Cl माइनस निकलेगा। तो पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन। और अगर मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। सेकंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH माइनस आएगा और ये अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन पे बेटे। CH3 कार्बन पे प्लस चार्ज और OH माइनस जाके इस कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा कार्बन, आप दिखा सकते हो क्या, वही CH3 और इसके साथ क्या जुड़ गया बेटे, OH जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया OH। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, जो इसका ऊपर वाला स्टेप था ना, ये स्लो स्टेप था, इसमें ये वाला स्टेप स्लो स्टेप था, और ये क्या होगा, फास्ट स्टेप।
जो स्लो स्टेप होता है बेटे, जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये क्या है, फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप। अब जरा ध्यान से देखना इस मैकेनिज्म में, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप होता है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन करने के लिए, वही मॉलिक्यूलैरिटी डिसाइड करता है रिएक्शन की। कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन करने के लिए, तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। वो क्या थी, बाईमोलिकुलर थी, आप वहाँ लिख सकते हो अगर मैंने ना लिखा हो वहाँ, दैट वाज अ बाईमोलिकुलर रिएक्शन SN2। ये क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर है। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकेटाइन पे, तो इसमें ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, मैं लिख चुका हूँ। अच्छा, यहाँ बनता है इंटरमीडिएट, वहाँ बनी थी ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोकेटाइन इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, यहाँ बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और वहाँ क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। सो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है बेटे इसमें। और लास्ट स्टेप आप लोग लिख सकते हो, लास्ट स्टेप में आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो बेटे कि जो ये रिएक्शन है जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं, जनरली कैरिड आउट, ये जो रिएक्शन है वो जनरली करवाई जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं वाटर ले लेता हूँ, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा बेटे। अल्कोहल ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, ROH ले लो आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। एसिटिक एसिड ले लो, क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH एक्सेट्रा, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक्स जनरली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती हैं, SN1 टाइप की रिएक्शंस। तो ये था SN1 का मैकेनिज्म, और वो था SN2। दोनों में डिफरेंस समझ लो, SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, SN2 सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, वो बाईमोलिकुलर है, SN2 बाईमोलिकुलर है, SN1 यूनिमोलिकुलर है, SN1 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, ठीक है जी। SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो ये था SN1 और SN2। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। मैं ये कहता हूँ कि ये होने के बाद SN1 और SN2 के कुछ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं मैकेनिज्म करने के बाद इसका, और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, इनके रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, और उसके बाद एलिमिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। इसको ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2, हल्के में मत लेना SN1 SN2 को। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट SN1 में फास्टली जाएगा और कौन सा SN2 में फास्टली जाएगा, ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। लो, मैंने ये ले लिया बेटे, ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, लो क्लोराइड ही ले लो आप, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले लिया, और मैंने यहाँ लगा दिया CH3HCl, ये मिथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड है, लेकिन 1 डिग्री अल्काइल क्लोराइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री है। अगर मैं यहाँ 2 CH3 लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और अगर मैं लगा देता हूँ 3 CH3 तो ये हो जाएगा बेटे क्या, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यह है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल भी कौन सा है, क्लोराइड है। यह है 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, और ये है आपका 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। जरा समझो ध्यान से,
अब होता क्या है कि अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूँ, SN2 में बैक साइड अटैक हुआ था, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ से बैक साइड अटैक करेगा। बेटे अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, बैक साइड अटैक करने की पॉसिबिलिटी न्यूक्लियोफाइल की कम हो जाएगी। तो इसके केस में अगर मैं अकेला मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है बैक साइड, यहाँ से भी आसानी से अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ जाते हुए फिर आगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको अगर मैं सेकंड बोल दूँ, इसको मैंने थर्ड बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया फोर्थ, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फर्स्ट की, देन सेकंड की, देन किसकी, थर्ड की, और सबसे कम किसकी, फोर्थ की। किसमें, टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। और अगर मैं SN1 की बात करता हूं बेटे, यहां बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो अगर मैं बात करता हूं 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, और SN1 में बनता है कार्बोकैटायन, SN1 में बनता है कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, फोर्थ की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी टुवर्ड्स SN1, उससे कम किसकी रहेगी, थर्ड की, क्योंकि यहाँ से बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इधर से बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो उससे कम रिएक्टिविटी सेकंड की, और सबसे कम रिएक्टिविटी फर्स्ट की, टुवर्ड्स क्या बेटे, SN1, टुवर्ड्स SN1। ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कई बार पूछ लिया जाता है। अब देखो एग्जांपल करते हैं, रिएक्शन पूछी जाती है पेपर में कई बार, जो अभी एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, और बहुत ध्यान से करने की। लो भाई, मैं ये कहता हूँ कि ये एग्जांपल दे दिया, पेपर में आ गया, कहता CH3CH2Br, और ध्यान से करना, इसको इंपॉर्टेंट है, KOH ले लिया, एक्वस KOH, अभी करवाई थी रिएक्शन, बेस लिया है, बेस क्या देगा, OH माइनस देगा, OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, ये डेल माइनस और यहाँ क्या है, डेल प्लस है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा, Br माइनस और K प्लस कंबाइन करके KBr निकालेंगे, OH माइनस Br की जगह जाके जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2Br, और प्रोडक्ट क्या बन गया, साइड प्रोडक्ट KOH, पोटेशियम, और सॉरी KBr, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा Br की जगह, और K प्लस और Br माइनस कंबाइन करके KBr बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, OH माइनस ने अटैक किया कार्बन पे और यहाँ से Br माइनस निकला। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, एक रिएक्शन और है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, उतार लेने को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि कुछ ये रिएक्शन आ गई, CH3CH2Br, और सामने लिखा हुआ है KCN, पोटेशियम साइनाइड बोला जाता है इसको, पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक दे दिया, पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक। ध्यान रखना आप लोग, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर ये रिएक्शन दे दे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Br, और AgCN दे दिया, सिल्वर साइनाइड दे दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहलिक, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ सवाल उठता है, यहाँ डेफिनेशन आती है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल नंबर 1 तो सभी को क्लियर होगा, बहुत आसान है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ। देखो, मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने 2 रिएक्शन लिखी हैं, एक तो मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ करवा रहा हूँ, एक मैं करवा रहा हूँ सिल्वर साइनाइड के साथ। जो पोटेशियम साइनाइड है बेटे, वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, K+C�ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, K+C�ट्रिपल बॉन्ड N माइनस होता है, K+C�ट्रिपल बॉन्ड N माइनस साइनाइड में अब साइनाइड ही दिखाता हूँ। देखो कैसे लिखा जाएगा साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पे रहेगा यहाँ लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के वैलेंस कितने होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 और 5। अब कार्बन के ऊपर ना माइनस चार्ज रहता है, यहाँ कार्बन पे माइनस कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5,
कार्बन के बैलेंस कितने होते हैं? कार्बन के बैलेंस 4 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया कार्बन पे, तो 1 2 3 4 5, जिसकी वजह से इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा, और सामने से क्या है? K+ है। तो पोटेशियम साइनाइड इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है। तो अगर मैं KCl लेता हूं तो KCl लेने से तो बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। ये जुड़ेगा कार्बन की तरफ से, कार्बन की तरफ से अटैक करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन की तरफ से, और यहाँ से निकलेगा Br, और साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा बेटे? साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा KBr। और अगर मैंने लिया ये सिल्वर, तो ये जुड़ेगा नाइट्रोजन की तरफ से, ये जुड़ेगा नाइट्रोजन की तरफ से, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा कार्बन के साथ, और Ag+ और Br- AgBr, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 नाइट्रोजन प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटे क्या? AgBr। तो ये तो बनेगा साइनाइड, और ये क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। ये बना बेटे साइनाइड, यहाँ से तो बन जाएगा साइनाइड। कौन सा साइनाइड बन गया? इथाइल साइनाइड, ठीक है। एक तो बन जाएगा आपका इथाइल साइनाइड, और एक क्या बन जाएगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। ये बन गया इथाइल साइनाइड, और ये बन गया बेटे आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। आइसो, अगर ये नाइट्रोजन, अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है, अगर कार्बन की तरफ से जुड़ता है तो साइनाइड बनाता है। तो ये बना इथाइल आइसोसाइनाइड। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि जब मैं पोटेशियम के साथ लेता हूं तो ये कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और जब मैं सिल्वर के साथ लेता हूं तो ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है। पोटेशियम के साथ लेता हूं तो कार्बन की तरफ से जुड़ रहा है, और जब मैंने सिल्वर के साथ लिया तो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान से देखो, कि अगर मैंने लिया पोटेशियम साइनाइड तो ये आयनिक होता है, आयनिक होता है तो इसकी दोनों साइड फ्री है बेटे, इसकी साइड कार्बन वाली भी फ्री है और नाइट्रोजन वाली भी फ्री है। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन आती है ये, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल डेफिनेशन लिख लेना, न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स, न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर साइट्स या 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स, ये यहां से भी अटैक कर सकता है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, ये यहां से भी अटैक कर सकता है, एक ये इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनर साइट है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में पड़ा है, KCN की फॉर्म में है ये, तो ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, साइनाइड है जो। तो ये कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है, तो ये कार्बन की तरफ से भी अटैक कर सकता है, और ये नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है। अब बात ये है कि सर ये कार्बन की तरफ से ही अटैक क्यों किया इसने, ये कार्बन की तरफ से ही क्यों जुड़ा? ये कार्बन की तरफ से इसलिए जुड़ा क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता तो यहाँ बनता कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो ये कार्बन की तरफ से अटैक कर देगा, और यहाँ से Br निकल जाएगा, और Br और K+ कंबाइन करके KBr बना देंगे, और ये कार्बन की तरफ से जुड़ जाएगा और साइनाइड बना देगा, ठीक है। तो जी ये तो आयनिक था, आयनिक की दोनों साइड फ्री थी, आयनिक में साइनाइड की दोनों साइड फ्री थी, कार्बन वाली भी और नाइट्रोजन वाली भी। तो यहाँ ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा था। सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैविंग 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, उनको बोला जाएगा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना देगा ये। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसकी कार्बन वाली साइड फ्री नहीं है बेटे, सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइड फ्री है, सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइड फ्री है। देखो मैं आप लोगों को रिएक्शन करके बताता हूँ कि ये रिएक्शन हुई कैसे। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को ध्यान से देखना। मैं ले लेता हूँ AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और सामने क्या है CH3 CH2Br। और अभी देखना इसमें क्या है, इसमें ना सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइड फ्री है, और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ सिल्वर के साथ, कार्बन सिल्वर के साथ कोवलेंट बना रहा है। वहाँ आयनिक था, AgC पोटेशियम साइनाइड में आयनिक बॉन्ड था,
पोटेशियम और साइनाइड के बीच में, यहाँ साइनाइड और सिल्वर के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन की साइट बिजी है सिल्वर के साथ, सिर्फ नाइट्रोजन की साइड से ही अटैक कर सकता है, तो ये अटैक करेगा यहाँ, यहाँ डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस, और यहाँ से क्या निकल जाएगा Br माइनस, तो जुड़ेगा कहाँ, नाइट्रोजन वाली साइड से। जब ये यहाँ से जाएगा तो बेटे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो क्या बना देखना जरा, CH3 CH2, और ये जुड़ गया नाइट्रोजन की तरफ से इस कार्बन के साथ, तो इधर आ जाएगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। उसके बाद क्या है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, तो इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस आ गया, इस कार्बन पे माइनस आ गया, तो ये बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड। जब ये मैंने बताया था, जब ये जुड़ेगा कार्बन की तरफ से तो बनाएगा साइनाइड, और जब ये जुड़ेगा नाइट्रोजन की तरफ से तो बनाएगा आइसोसाइनाइड। तो अब ये यहाँ क्या बना है, आइसोसाइनाइड बना है, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड। और साइड प्रोडक्ट क्या निकला बेटे, यहाँ से निकला Ag+ और यहाँ से निकला Br-, तो क्या निकल गया, AgBr, AgBr। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोफिलिक के कुछ एक एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। उतार लेना बेटे इनको, मैटर बहुत करना है हम लोगों को, मैं थोड़ा सा स्पीड से ही चलूँगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में देखो क्या है, एलिमिनेशन में सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन भी। एलिमिनेशन रिएक्शन, लो भाई देखो एलिमिनेशन में क्या करना है आप लोगों को। बेटे एलिमिनेशन में कोई भी अल्काइल हैलाइड देगा, उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्काइल हैलाइड देगा, मान लो ये अल्काइल हैलाइड दे दिया, ये अल्काइल हैलाइड दे दिया, मैं यहाँ X लगा देता हूँ, X यहाँ कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सामने से रिएक्शन करवाएगा एल्कोहलिक KOH के साथ। याद रखना हीट करेगा, एरो के ऊपर डेल्टा का निशान आएगा। हीट पिछली रिएक्शंस में भी करना पड़ेगा बेटे, लिख लेना वहाँ जो KCN और AgCN की रिएक्शन है वहाँ भी हीट का निशान डाल देना एरो के ऊपर। ये जो डेल्टा का निशान है ये होता है किसके लिए, हीट के लिए, हीट करना पड़ेगा मतलब। अब देखो एल्कोहलिक KOH है, अभी मैंने पीछे रिएक्शन करवाई थी, पेपर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने यहाँ KOH एक्वस ले लिया ना तो सब्सटीट्यूशन होगा, कुछ नहीं करना, OH- जाएगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से X- निकल जाएगा, X- और K+ कंबाइन करके क्या बना देगा, KX बना देगा, और X की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बात खत्म। अगर एक्वस आया है, एक्वस आएगा तो सब्सटीट्यूशन होगा, लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH आ गया तो एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो एलिमिनेशन करके बताता हूँ आप लोगों को एलिमिनेशन कैसे होगा। लो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी है। अब है क्या बेटे, मैं बताता हूँ। ये OH- देगा, बेस देगा, बेस देगा, तो ये बेस क्या करेगा यहाँ पे, लो ये X है, बेस आएगा, बेस क्या करेगा, ये जो कार्बन है इससे नेक्स्ट, इससे हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है, ध्यान से सुनो, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है उससे नेक्स्ट कार्बन को बोलूंगा मैं अल्फा कार्बन। चलो इसको अल्फा बोल देते हैं, उससे नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलूंगा बेटे मैं, बीटा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है उसको अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन को बोल दिया मैंने बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे उनको बोला जाएगा बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन बेस क्या करेगा, H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। ये एसिडिक होंगे नेचर में, कैसे होंगे, एसिडिक। हेलोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा कार्बन से, कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ से H+ आसानी से निकल सकता है। तो बेस आएगा यहाँ से, बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा। अगर बेस यहाँ से H+ लेगा तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाएगी यहाँ दोनों कार्बन के बीच में, और यहाँ से Cl, यहाँ से अगर मान लो Cl होता तो X- निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या सिचुएशन होगी, बेस तो ले लेगा H+, बेस तो ले लेगा H+, बेस H+ ले लेगा तो वो तो निकल गया, BH बन के बाहर निकल गया, और ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बन गया भाई डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है, समझ रहे हो। और ये निकल जाएगा X-, ये निकल जाएगा X-। देखो मैं बताता हूँ, ऊपर वाला एग्जाम्पल लेके ही करते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल लेके ही करते हैं एक बार, क्या हुआ है ये देखो। अब ये OH- है, OH- क्या करेगा, बीटा कार्बन से H+ ले लेगा,
OH माइनस बीटा कार्बन से H प्लस ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर जाएगी यहाँ, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, OH माइनस H प्लस कंबाइन करके वाटर निकल जाएगा। अब ये H प्लस तो इस OH माइनस के साथ चला गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ से साथ के साथ क्या निकलेगा, हेलोजन निकलेगा। बेटे इस रिएक्शन को मैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलता हूँ। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन साथ साथ बाहर निकल रहे हैं। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन साथ साथ बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से तो हाइड्रोजन जा रहा है, किसके साथ, OH माइनस के साथ वाटर निकल गया, और ये जो हेलोजन गया साथ के साथ, हेलोजन किसके साथ जुड़ेगा, K प्लस के साथ, KX बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो Cl होता तो K प्लस और Cl माइनस KCl निकल गया, OH माइनस और H प्लस क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो बना क्या, बना कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया सर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, तो इस पे 2 हाइड्रोजन और इस पे 2 हाइड्रोजन, ये क्या बन गई बेटे, ये बन गई इथीन, ये क्या बन गई, इथीन। और साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, H2O, वाटर निकल गया भाई लो, OH माइनस और H प्लस वाटर निकल गया, और K प्लस और Cl माइनस क्या निकल गया, यहाँ से KCl निकल गया, ये निकल गया KCl। ठीक है, आई थिंक याद रहेगा। अगर Br होता, मान लो यहाँ अगर Br होता तो यहाँ क्या निकल जाता, फिर यहाँ से निकल जाता KBr। तो इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको बोल सकता हूँ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोल सकता हूँ, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होने के लिए ना एक बहुत कंपलसरी कंडीशन है कि अल्कोहलिक QH चाहिए, दूसरी बात बीटा कार्बन होना चाहिए, और बीटा कार्बन के ऊपर बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर बीटा कार्बन के ऊपर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बीटा कार्बन होना चाहिए, बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा कार्बन होना चाहिए। अगर मान लो मैंने ले लिया CH3Cl, और मैं देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैंने ले लिया CH3Cl और मैं अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करवाऊँ, तो बेटे यहाँ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगा। बीटा कार्बन होना चाहिए, यानी आगे इस अल्फा के साथ एक कार्बन और होना चाहिए, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक CH3 है, 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो भी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। ये बीटा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होंगे उनको बोला जाएगा बीटा हाइड्रोजन। अगर मान लो 2 CH3 है, 1 बीटा हाइड्रोजन है, तो भी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। अगर एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, अब इसमें एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा बीटा, एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ डीहाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगा। तो बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए। ठीक है, याद रखना इसको। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, देख लेना आप लोग। ये था डीहाइड्रो हेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ अगर एग्जाम्पल आता है, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने करवाया है तो बहुत सिंपल है, एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ आप लोगों को। देखो क्या है, ये बेटे देखो CHBr CH3 और ये ले लिया मैंने CH3, ये अल्फा बीटा और ये भी क्या बीटा, और रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, KOH के साथ, और KOH कौन सा, अल्कोहलिक, और यहाँ भी मैंने क्या ले लिया, KOH अल्कोहलिक। मैंने 2 एरो क्यों लगाई हैं, ध्यान से देखो, 2 एरो क्यों लगाई हैं, ध्यान से देखो। ये है बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। आप चाहिए ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल दो, अब ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल दो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये है बीटा, और इस पे भी कितने बीटा हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 बीटा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन। आपने मान लो ये बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ से Br निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लो भाई बन गई एल्कीन, क्या बन गई, प्रोपीन बन गई, प्रोपीन, अरे प्रोपीन बन गई ना, CH2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या निकल गया साथ के साथ Br, प्रोपीन बन गई। और सेम प्रोपीन यहाँ से बनेगी कि मान लो अगर ये यहाँ आ जाता, मैं ये वाला बीटा निकाल देता, ये यहाँ आ जाता, यहाँ से Br निकल जाता, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या आ जाता CH3, यहाँ से भी प्रोपीन बनती। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों बीटा कार्बन सेम है, बीटा हाइड्रोजन सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है,
प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर बीटा कार्बन अलग अलग हैं, बीटा हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे बेटे, तब वहाँ प्रॉब्लम आती है। कैसे, मान लो ये होता तो क्या करते हैं आप लोग, मान लो ये वाला कंपाउंड बनाता हूँ मैं, देखो ज़रा, मैं ले लेता हूँ CH2CH3 ले लिया मैंने, और इधर ले लिया CH3, तो ये बीटा होगा, अब ये बीटा होगा। अब दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, अब दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ से। पहले मैं ये हाइड्रोजन निकालता हूँ, अगर ये हाइड्रोजन निकला, ये Br निकला, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये समझ में आया होगा कैसे हुआ है। ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से Br, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये बन गया। अब ये बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और ये Br, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये तो बन गया 1 2 3 4, ये तो बन गया ब्यूट 2 इन बन गया बेटे, ब्यूट 2 इन। और ये क्या बन गया, ये तो आप जानते ही हो, ब्यूट 1 इन बोल दो, या आप डायरेक्टली बोल दो ब्यूटीन बोल दो डायरेक्टली। पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, तो ब्यूट 2 इन। अब इनमें से कौन सा मेजर बनेगा सर और कौन सा माइनर बनेगा, अब यहाँ लगता है सेट-जेफ रूल। क्या लगता है, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल क्या कहता है, सेट-जेफ रूल ये कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। लिख लेना, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। अब दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, इसको लिखो एक बार, इस वाली एल्कीन को लिखो, ये वाली मैं लिखता हूँ इसको यहाँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, इस पे भी एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। एल्कीन के 2 हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एल्कीन के 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप आए हुए हैं, तो ये है डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन की जगह, तो दिस इज कॉल्ड डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये वाली, तो देखना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये है, और एक क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है पूरा का पूरा, क्या, इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या है, ये है मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, ये है मोनो सब्सटीट्यूटेड। 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज है एल्कीन के, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है। एल्काइल कौन सा लगा हुआ है, इथाइल, और यहाँ एल्काइल लगे हुए हैं मिथाइल, तो ये तो है डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, और ये है मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। सेट-जेफ रूल ये कहता है कि जो एल्कीन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगी, मोर सब्सटीट्यूटेड होगी, दैट विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ये डाई सब्सटीट्यूटेड है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है, तो ये तो मेजर बनेगी बेटे, ये बन जाएगी आपकी मेजर। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट, और करके लिख देता हूँ मैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये क्या बनेगी, एज द, दिस विल बी फॉर्म्ड एज द माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ बनेगा सेट-जेफ रूल लगेगा और मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक लास्ट रहेगी बेटे, वो देख लो, रिएक्शन विद मेटल, और उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म। आगे पोर्शन था आपके सिलेबस से, वो कट चुका आपकी बार, बोर्ड ने सिलेबस काट दिया वो आगे, तो बस लास्ट जो अभी रहता है वो आपको करवा देता हूँ मैं, रिएक्शन विद मेटल, और इसके बाद बस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ेंगे। लो भाई देख लो, मेजर माइनर बनेगा वो, मेजर वाला 80% के आसपास बनेगा, माइनर वाला 20% के आसपास बनेगा, वो देख लेना आप लोग। थर्ड है बेटे रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ध्यान से देखो। रिएक्शन विद मेटल, इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आती है वो है विद लिथियम, विद लिथियम, लिथियम मेटल है, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन है। देखो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3Br है, और सामने लिथियम लिखा हुआ है, और एरो के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर। तो बेटे यहाँ क्या बनता है, एल्काइल लिथियम बन जाता है।
CH3Li आ जाता है, Br की जगह Li आ जाएगा और 2 Li यूज होंगे, एक Li तो Br की जगह चला जाएगा, दूसरा Li Br के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, LiBr बनाएगा। लो सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है। मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड को रिप्लेस कर देंगे लिथियम से तो बन जाएगा मिथाइल लिथियम। मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड से बन जाएगा मिथाइल लिथियम और दूसरा लिथियम Br के साथ कंबाइन करके लिथियम ब्रोमाइड बनाएगा। एक इसमें दूसरी रिएक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद मैग्नीशियम। मेटल है बेटे, मेटल के साथ करवा रहे हैं, पहली लिथियम के साथ करवाई है, दूसरी किसके साथ करवा रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम के साथ करवा रहा हूँ, मैग्नीशियम Mg के साथ। लो मैग्नीशियम के साथ देखो रिएक्शन कैसे होगी। लो मैंने ले लिया CH3Br, एरो के ऊपर अगर आपको मैग्नीशियम मिलता है और यहाँ मिलता है एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है तो यहाँ बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। जो ये मैग्नीशियम है ये इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ जाता है, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, तो बन जाएगा CH3MgBr और इसको बोला जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, आगे बढ़ाऊंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका मिथाइल लिथियम, ये बन गया यहाँ से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक और रिएक्शन है बेटे वो पढ़ लेते हैं, लास्ट है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कई बार आ जाती है पेपर में, देखो वो भी देख लो। कॉपर के साथ आती है वो रिएक्शन, कॉपर के साथ आयोडोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं कॉपर के साथ। देख लो ये मैंने आयोडोबेंजीन ले लिया, आयोडोबेंजीन यहाँ लिखा हुआ है कॉपर, तो आयोडोबेंजीन के ना इस रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं और एरो के ऊपर आप लोगों के पास रहेगा, हीट करना पड़ेगा आप लोगों को, हीट करना पड़ेगा। और हीट करने से क्या होगा, देखो कॉपर इन आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा और ये जो दोनों रिंग है ना ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे। 2 आयोडोबेंजीन था, 2 आयोडोबेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके ये बनाएंगे, यहाँ से डाइफिनाइल बन जाएगा बेटे, यहाँ से ये तो बन जाएगा डाइफिनाइल, देखना जरा ध्यान से, ये बनेगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। हुआ क्या है, ये जुड़ जाएंगे आपस में, बस कॉपर और आयोडीन आपस में कंबाइन कर जाएंगे और ये कंबाइन करके बनाएंगे Cu2I2, ये तो बनाएंगे तो मतलब 2 कॉपर यूज हो जाएंगे Cu2I2 और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, आई मीन टू से दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, नोट बेंजीन, दोनों फिनाइल, ये आयोडोबेंजीन था, ये भी आयोडोबेंजीन था, ये कॉपर था, कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करवाई है मैंने। थर्ड रिएक्शन लिख लेना इसको, विद कॉपर, विद कॉपर, ठीक है। तो हुआ क्या है कि कॉपर आयोडीन के साथ कंबाइन करके Cu2I2 बनाएगा और दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ के डाइफिनाइल बना देंगी। तो ये रिएक्शन थी बेटे आपकी कॉपर के साथ। तो इसके साथ आपका चैप्टर हो गया ख़त्म, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपका अपलोड करूंगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। तो बेटे इस चैप्टर को पढ़ के रखना, जब ये चैप्टर पढ़ोगे तभी आप लोगों को आगे की सारी बातें समझ में आएंगी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। तो बेस बनाते हुए चलना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पे जाने से पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।